मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 8वीं की पुस्तक निकुंज का पाठ फर्स्ट किसको नमन करूं मैं का अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहली वीडियो में मैं इस पाठ का पूरा सारांश दे चुका हूं। दूसरी वीडियो में अभ्यास के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसका पहला प्रश्न है, मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं मैं। इस पंक्ति में देह या मन को नमन करने से क्या आशय है? मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं मैं। इस पंक्ति में देह या मन को नमन करने से क्या आशय है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि किसको नमन करे या ना करे इस बात की दुविधा में फंसे हुए हैं। देश को नमन करे या मन को? देश और मन दोनों प्रधान हैं। देश में समुद्र, पहाड़, नदी और वन सबका उसी प्रकार महत्व है जिस प्रकार से देशभक्त का महत्व देशभक्ति से है। एक देशभक्त अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव सदैव अपने मन में धारण किए रहता है। देह मातृभूमि के लिए और मन देशभक्त के लिए प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि किसको नमन करे या ना करें इस बात की दुविधा में फंसे हुए हैं। देश को नमन करे या मन को? देश और मन दोनों प्रधान है। देश में समुद्र, पहाड़, नदी और वन सबका उसी प्रकार महत्व है जिस प्रकार से देशभक्त का महत्व देशभक्ति से है। एक देशभक्त अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव सदैव अपने मन में धारण किए रहता है। देह मातृभूमि के लिए प्रयोग किया गया है और मन देशभक्त के लिए प्रयोग किया गया है। आइए इसका दूसरा प्रश्न, प्रश्न ख, कविता में कवि ने अपने देश को सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध बताया है। इसका कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कविता में कवि ने अपने देश को सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध बताया है। इसके निम्न कारण है। पहला, विश्व शांति के लिए आवाज़ उठाने वाला देश हमारा भारत है। धर्म रूपी दीपक को हाथ में लेने वाला भारत के वासी हैं। सत्य पर अड़ने वाला वीर भारतवासी हैं। फिर से देखते हैं एक बार, कविता में कवि ने अपने देश को सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध बताया है। इसके निम्न कारण है, विश्व शांति के लिए आवाज़ उठाने वाला देश हमारा भारत है। धर्म रूपी दीपक को हाथ में लेने वाला भारत के वासी हैं। सत्य पर अड़ने वाला वीर भारत के वासी हैं। न्याय के लिए प्राण अर्पित करने वाला देशभक्त भारतवासी हैं। आइए ग प्रश्न, कवि एकता और प्रेम को भारत की विशेषता बताया। हमारे देश के ये गुण दुनिया के किस तरह प्रभावित करता है? कवि एकता और प्रेम को भारत की विशेषता बताता है। हमारे देश के ये गुण दुनिया को किस तरह प्रभावित करता है? उत्तर, हमारे देश के ये गुण दुनिया को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, एकता और प्रेम का मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एकता और प्रेम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करता है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाता है। अनेक विभिन्नताओं के बाद भी सभी आपस में मेल जोल से रहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे देश के ये गुण दुनिया को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। एकता और प्रेम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय एकता को सशक्त और संगठित बनाता है। अनेक विभिन्नताओं के बाद भी सभी आपस में मेल जोल करके रहते हैं। अब प्रश्न नंबर घ, धर्मदीप से क्या आशय है? जिसने भी धर्मदीप को अपने हाथ में धारण कर लिया है भारतवासी है। कवि ऐसा क्यों कहा है?
धर्मदीप से आशय धर्म रूपी दीपक से है। धर्म रूपी पथ में को प्रकाशित करने वाला भारत का मनुष्य है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आध्यात्मिक नैतिक सभ्यता का ज्ञान देने वाला देशभक्त भारत का निवासी है। फिर से एक बार देखते हैं। धर्मदीप से आशय धर्म रूपी दीपक से है। धर्म रूपी पथ को प्रकाशित करने वाला भारत का मनुष्य है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आध्यात्मिक नैतिक सभ्यता का ज्ञान देने वाला देशभक्त भारतवासी है। अंग, भारतवासी किसके लिए अड़ते हैं और किसके लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं? भारतवासी किसके लिए अड़ते हैं और किसके लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं? भारतवासी सत्य के लिए अड़ते हैं और न्याय के लिए अपने प्राण को अर्पित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतवासी सत्य के लिए अड़ते हैं और न्याय के लिए अपने प्राण अर्पित कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत ही नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सिल यह भूमंडल भर का है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसको नमन करें या न करें, इस बात की दुविधा में वह फंसे हुए हैं। भारत की धरती की ओर संकेत करने वाला गुण भारत के नर का है। ये गुण या चरित्र किसी विशेष क्षेत्र में ही नहीं है, पूरे भारत की धरती पर विद्यमान है। कवि कहता है, आखिर मैं किसको नमस्कार करूं, हमारे लिए दोनों प्रधान हैं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्मदीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसको नमन करें या न करें, इस बात की दुविधा में वह फंसे हुए हैं। कवि कहते हैं कि विश्व शांति के लिए आवाज़ उठाने वाला देश भारत है। धर्म के पथ को प्रकाशित करने वाला भारतवासी है। आखिर मैं नमस्कार करूं तो किसको करूं? प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सी भारत की भौतिक संपदा नहीं है? इसमें नहीं बताया गया है, इसलिए सत्य जो है भौतिक संपदा नहीं है। जैसे दिया गया, इसमें से कौन सी भारत की भौतिक संपदा नहीं है? समुद्र, गिरि, वन और सत्य। तो समुद्र, गिरि और वन तो ये संपदा है, लेकिन सत्य जो है संपदा नहीं है। कवि इनमें से किसे भारत को एक विशेषता मानते हैं? यहाँ के लोग सिलवान हैं, यहाँ अनेक नदियाँ हैं, यहाँ जातिगत भेदभाव है, देश की सीमाएं समुद्र को छूती है। इसमें सही ऑप्शन है, यहाँ के लोग सिलवान हैं। ग, कवि भारत को किसी स्थान का वाचक नहीं मानता है क्योंकि इसमें से इनकी ताकत घट जाएगी। यह देश वर्षों तक परतंत्र रहा, इससे इनकी महानता घट जाएगी। सीमाएं कभी भी बदल सकती है। इसका सही ऑप्शन होगा, इससे इसकी महानता घट जाएगी। भारत का स्वर है शांति का, हिंसा का, अन्याय का, विद्रोह का। सही ऑप्शन होगा शांति का। कवि मानवता का ललाट चंदन किसे मानता है? पूरी दुनिया को, भारत को, संस्कारों को, व्यक्ति के कर्म को। तो सही ऑप्शन है भारत को। तो आइए इस प्रकार से किसको नमन करूं मैं नामक पाठ का प्रश्नोत्तर पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।